नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, लग रहा है कि वास्तव में ही वाकई 2026 में पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। लग रहा है कि सच में यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि आज दुनिया को खत्म करने के लिए हर देश के पास ऐसे हथियार मैक्सिमम के पास उपलब्ध है जो महाशक्तियां हैं। साथियों, अभी फिलहाल में टेंशन क्या बढ़ा दी है, अमेरिका रूस के बीच में यह टेंशन बढ़ी है। हुआ क्या है कि अमेरिका ने अटलांटिक महासागर में एक रूस का तेल ले जा रहा विमान था, मतलब जहाज था, जिसको कि अमेरिका ने सीज कर लिया है। उसने इसको रोक लिया है। पूरा मैटर क्या है आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर ये अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। आप लोग पिछले दिनों में देख रहे होंगे जिस तरीके से ये लगभग 2026 जब से स्टार्ट हुआ है, जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि सच में ही लग रहा है कि यहाँ पर 2026 में वर्ल्ड वॉर हो जाएगा और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जो एक मीम बन रहा था, लगता है ये सच्चाई बनकर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बताते हैं आपको कि कहां कहां क्या क्या कैसे कैसे घटना हुई और इसके पीछे मतलब क्या तर्क है, भारत से इसका मतलब क्या लेना देना होगा और अन्य देश इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि कृपया अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा महोदय। अपने छोटे भाई को प्यार दीजिए, वीडियो को थोड़ा सा और शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब बाकी आपकी अपनी जो भी राय होगी वो कमेंट में रखिएगा, वो तो हमेशा आप लोग के लिए खुला ही होता है। देखिए, यहाँ पर 7 जनवरी 2026 को रात के समय में यानी कि 22:11 पर यहाँ पर क्या कहते हैं हेडलाइंस बनी है कि यूएस फोर्सेस सीज रशियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर इन अटलांटिक आफ्टर ड्रामेटिक चेज। यानी कि जो रशिया का झंडा लगा हुआ टैंकर था, ऑयल टैंकर था, उसको यूएस की फोर्स ने सीज कर लिया है। यहां पर उसकी वीडियोस भी यहां पर जारी की गई और बताया गया कि उसको यहां पर सीज कर लिया गया है। ठीक है, अब विस्तार से इसको समझिए। देखिए, कई हफ्तों तक अटलांटिक महासागर में पीछा करने के बाद अमेरिका ने इस काम को किया है। वो कच्चे तेल के निर्यात से जुड़े एक तेल के टैंकर को यहां पर जब्त कर लिया और यह अभियान उत्तरी अटलांटिक में आइसलैंड के पास समाप्त हुआ। यानी कि आइसलैंड के पास यह जो है कि पूरी घटना घटी। मैं आपको मैप के माध्यम से भी चीजों को ब्रीफ में समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है साथियों, यह अमेरिका के जो क्षेत्र है, अमेरिका का जो जलीय क्षेत्र है, 200 नॉटिकल मील्स माना जाता है कि वहां तक आपका जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है वो होता है, यह उससे बहुत दूर है। और यहां पर जाकर अमेरिका ने कार्रवाई की तो यह एक चिंता का विषय बन जाता है। तो साथियों, यह पोत क्या था, तो देखिए, जो यह शिप था यह वेनेजुएला से कच्चा तेल लेकर जा रहा था और इसने अपना नाम और झंडा जो है कि बदल लिया था और यह प्रतिबंधों से बचने के लिए नेटवर्क के हिस्से के रूप में यहां पर काम कर रहा था। ये सारी चीजें क्या है, आइए मैं आपको एक बार यहां पर समझाता हूं। देखिए, ये पूरा मैप है, कहां से कहां तक किस तरीके से ये चला। तो देखिए, होता क्या है, आप सभी लोगों को पता है कि वेनेजुएला के ऊपर यहां पर सैंक्शन लगा हुआ है, उससे प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है अमेरिका ने। तो उससे डायरेक्ट कोई तेल नहीं खरीद सकता। तो इसके लिए जो भी देश हैं वो अपने यहां से डायरेक्ट शिप को नहीं भेजते हैं। जिस तरीके से अगर भारत के अंदर में कोई स्मगलिंग करना होता है या फिर अपने यूपी बिहार के क्षेत्र को देखें तो यूपी से बिहार में जो है कि दारू भेजना है, शराब भेजना है, तो इस तरीके का काम किस तरीके से किया जाता है कि इधर के रास्ते से, पानी के रास्ते से, किस तरीके से बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है। तो ये सारी चीजें की जाती हैं, मतलब डायरेक्ट तरीके से नहीं होता है, इनडायरेक्टली तरीके से होता है। उसी तरीके से वर्ल्ड में भी ये चल रहा है कि यहां पर किस तरीके से अवैध रूप से यहां से तेल, अवैध इसलिए क्योंकि उस पर सैंक्शन लगा के रखा है अमेरिका ने, डायरेक्ट यहां से तेल नहीं खरीदा जा सकता। तो एक यहां से शिप चला जो कि ईरान के इस पोर्ट से चला और ये इस तरीके से होता हुआ 1 दिसंबर 2025 को बेला 1 में यहां पर रिपोर्ट हुआ कि ये यहां पर है। इसके बाद यह यहां से चलता हुआ आपको अटलांटिक ओशियन के क्रॉस होता हुआ यहां पर दिखा कि यह बेला 1 सिग्नल लॉस्ट, यानी कि जो यह बेला 1 के नाम से चला था यह यहां पर फिर आकर अपना सिग्नल लॉस्ट कर देता है 17 दिसंबर को। अच्छा, यह सिग्नल लॉस कर देता है या फिर सिग्नल लॉस करवाया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि अब यहां से जो वेनेजुएला है वो अब बहुत ही पास में है। तो जो
यहाँ पर ट्रांसपोंडर वगैरह होते हैं, जैसे कि फ्लाइट्स को डिटेक्ट करने के लिए, तो उस तरीके से इनको भी डिटेक्ट करने के लिए ट्रांसपोंडर होते हैं, सिंपल भाषा में यही समझ लीजिए। तो उसको यहाँ पर स्विच ऑफ कर दिया गया, जीपीएस को मान लीजिए कि स्विच ऑफ कर दिया गया। अब जब जीपीएस स्विच ऑफ हो गया तो आप इसकी लोकेशन जान नहीं पाएंगे, तो ये यहाँ से लापता हो जाता है। उसके कुछ दिन बाद यह जो टैंकर था वो फिर यहां पर दिखाई देता है, और इसको लगभग 2 हफ्ते से अमेरिका ट्रैक कर रहा था। ये यहां पर दिखाई देता है इस जगह पर, अटलांटिक ओशियन में। अच्छा, ये अमेरिका का क्षेत्र कौन सा है? तो ये वाला अमेरिका का क्षेत्र है। टोटल जो ये क्षेत्र है यहाँ पर, ये आपका अमेरिका का क्षेत्र है। तो ये यहां से फिर आपको दिखाई किस नाम से देता है? तो यह दिखाई देता है मेरिनेरा के नाम से, यानी कि मेरिनेरा के नाम से यह 1 जनवरी 2026 को इस जगह पर यहां पर दिखाई देता है, यहां पर इसको देखा जाता है। इसके बाद ये ऐसे होते होते यहां पर जब पहुंचता है तो इससे पहले अमेरिका को शक होता है कि हाँ, यह वही शिप है जो यहां पर बेला बना हुआ था, और इसने अब अपना नाम चेंज कर कर यहां पर अपीयर हुआ है, और इसने जो है कि यहां पर रूसी झंडा यहां पर लगा रखा था। इसके बाद क्या होता है? अमेरिका कहता है ब्रिटेन से कि देखो, तुम एक काम करो कि तुम्हारे यहां से नजदीक है, तुम जाओ और पहले देख कर आओ कि क्या यह वही है जो यहाँ पर बेला है, और क्या यह वही शिप है जो वेनेजुएला से तेल लेकर यहाँ पर बेला बन के आया था और यहाँ पर नाम चेंज करके जो है कि जा रहा है। तो इसने क्या कहा, यहाँ से 6 जनवरी को ब्रिटेन ने जाकर यहाँ एक तरीके से रेकी की, पता किया कि हाँ, यह वही शिप है, और जब कंफर्म कर दिया तो 7 जनवरी को यहाँ पर इसको यूएस मिलिट्री ने यहां पर सीज कर लिया। तो टोटल मैटर यही हुआ यहां पर, तो यहां पर सीज कर लिया। अब जो आगे प्रॉब्लम्स हैं वो आपको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये तो जो पूरी घटना घटनी थी वो घटना यहां पर घट गई, ठीक है। तो टैंकर के बचाव की रणनीति क्या थी? तो इसको जो है कि जो ये काम करके जा रहा था, इसको शैडो फील्ड बोलते हैं, यानी कि यह शैडो फील्ड का जो है कि यूज करके इस तरीके से जाया जाता है, मतलब कि दूसरे जगह से चलना, बाद में वहां पर डिसअपीयर होना, फिर जैसे कि नाम चेंज कर कर फिर कहीं पे अपीयर हो जाना, दिख जाना, और वहां से जो है कि अपना स्टेट का झंडा लगाकर चल देना ताकि उसको कोई रोके ना। तो यह शैडो फील्ड का नाम यूज कर, एक तरीके से इसको कहा जाता है, यह तस्करी करने का जो तरीका है इसको शैडो फील्ड कहा जाता है। तो यह इस तरीके का यूज करके यह काम कर रहा था। इसने बचाव क्या किया? तो पहले ध्वज परिवर्तन कर लिया, यानी कि इसने अपना झंडा चेंज कर लिया था। दूसरा, नाम को भी परिवर्तन कर दिया था, यानी कि पहले बेला 1 के नाम से था, बाद में जो है कि क्या नाम था इसका, मेरिनेरा के नाम से यह जो है कि यहाँ पर अपीयर हुआ था। फिर जो तीसरा है कि AIS में हेरफेर किया गया था, यानी कि जो ट्रैकिंग ट्रांसपोंडर है उसके नियमित उपयोग या फिर उसे जो है कि बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसको वहां पर जाना था। इसके बाद में जो गर्म विचलन है, यानी कि अनुमानित शिपिंग लेने से जो है कि यह यहाँ पर बचा था। साथियों, इन तकनीकों का इस्तेमाल करके आमतौर पर वेनेजुएला, ईरान और रूस जैसे प्रतिबंधित अधीन तेलों को निर्यातक द्वारा मतलब भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है, यानी कि जहां पर भी प्रतिबंध लगा होता है इसी तरीके से, इसी तकनीक का यूज करके तेल को जो है कि खरीद या फिर बेच इसकी की जाती है। अब बात करें कि टैंकर को निशाना क्यों यहां पर बनाया गया। ठीक है, तेल लेके जा रहा था, रसिया लेके जा रहा था, वेनेजुएला का तेल था, रसिया उसको खरीद कर लेके जा रहा था। अब यहाँ पर मेन बात है कि आखिर इस टैंकर को क्यों निशाना बनाया गया। तो देखिए, पहला कारण है कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा के रखा है। टैंकर पर वेनेजुएला के तेल निर्यात पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया, यानी कि निकोलस मादुरो की सरकार के राजस्व को रोकने के लिए, आप सभी को पता है कि अमेरिका ने इन पर सेक्शन लगा के रखा हुआ है कि तेल नहीं बेचना है। जो वेनेजुएला की सरकारी तेल की कंपनी है PDVSA से, इसको कमजोर करने के लिए पूरा अमेरिका यहां पर प्रतिबंध लगाए हुए है। वेनेजुएला सरकार को अवैध वित्तीय पोषण को रोकना चाहता है अमेरिका, इसके लिए यहां पर सैंक्शन लगाया हुआ है और इस टैंकर के ऊपर आरोप है कि इसने इसका उल्लंघन किया है। साथियों, अमेरिकी कानून के तहत बिना अनुमति के प्रतिबंधित वेनेजुएला के तेल का परिवहन करने वाला कोई भी जहाज यहां पर दंडनीय हो जाता है। साथियों, इसमें संपत्ति जब्ती, माल की जब्ती और आपराधिक जांच यहां पर जो है कि ये इसमें शामिल होती हैं जब यहां पर इस तरीके का कोई मामला आता है। तो
अब बात करें कि यह जब्ती अभूतपूर्व क्यों है, यानी कि यह जो है इतना अभूतपूर्व क्यों है। तो देखिए, पहला इसके स्थान को लेकर इतना ज्यादा यह आश्चर्यजनक है। क्यों? क्योंकि टैंकर के अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में जब्त किया गया था, न कि अमेरिकी तटों के पास। ठीक है, यानी कि इस टैंकर को जो जब्त किया गया, आपने देखा यहां पर मैप में, वो यहां पर जब्त किया गया है, जबकि यूएस की जो टेरिटरी आएगी वो यहां से, इसके क्षेत्र से जो है वो मात्र 200 नॉटिकल माइल्स दूर तक ही यहां पर इसको माना जाता है। यानी कि आप अपने क्षेत्र के 200 नॉटिकल माइल्स तक ही ये आपका क्षेत्र माना जाता है समुद्र के अंदर। तो ये तो यहां से इतनी ज्यादा इसकी दूरी है, तो फिर ये यहां पर किस तरीके से इसको यहां पर जब्त कर सकता है? पहला सवाल स्थान को लेकर यहां पर यह खड़ा हुआ। दूसरा, और साथियों यह दिखाता है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बाह्य क्षेत्र में परिवर्तन को यह जो है कि यहां पर दर्शा रहा है। दूसरा है कि ध्वज राज का संवेदनशीलता, यानी कि यह पोत रूसी ध्वज वाला था, जिससे यह रूसी ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज को अमेरिकी द्वारा जब्त किए जाने के दुर्लभ मामलों में से एक है। यानी कि इसके ऊपर रसिया का फ्लैग लगा हुआ था और उस फ्लैग के बावजूद यहां पर उसको पर कब्जा किया गया, जो कि रेयरली देखने को नहीं मिलता है कि इस तरीके से किया जाए, क्योंकि दोनों ही एक तरीके से महाशक्ति हैं। तीसरा है कि पीछा करने की अवधि, यानी कि इसको ट्रैक कब से किया जा रहा था? तो साथियों यह पीछा 2 सप्ताह से अधिक समय से चल रहा था। यानी कि जितना घटना हुआ, सोचिए 1 जनवरी को यह अपीयर हुआ था, उससे पहले वेनेजुएला से ये तेल लेकर निकला था। यानी कि जो राष्ट्रपति मोदुरो हैं वो वहां पर वेनेजुएला में ही उपस्थित थे। तो इसके जो ट्रैक करने की अवधि है वो पिछले 2 सप्ताहों से चल रही थी, उससे भी पहले से चल रही थी। तो यह यहाँ पर साथ ही जिसमें उपग्रह ट्रैकिंग और कई क्षेत्रों में समन्विता नौसैनिक निगरानी इसमें जो है शामिल है। यानी कि यूके वगैरह से इसको जो है कि उसकी रेकी करवाई गई थी एक तरीके से। अब बात करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दावा किया गया कानूनी आधार पर, जो उसने कानूनी आधार पर जो दावा किया है वो देख लेते हैं। तो देखिए, अमेरिका ने इस ऑपरेशन को 3 आधारों पर उचित ठहराया है। क्योंकि आप जो है किसी मतलब इंटरनेशनल क्या कहते हैं रूट पर जो है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो फिर ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको डिफेंड करें। तो अमेरिका निकल कर आता है और बताता है कि हाँ, हमने किन कारणों से इस पर इस तरीके का कार्रवाई किया और ये क्यों जो है कि यह सही है। तो इसमें पहला इसने कहा कि देखिए, जो संघीय अदालत है, जो फेडरल कोर्ट है अमेरिका की, इसने यहां से वारंट लिया था जब्ती का अमेरिका ने। दूसरा, अमेरिकी प्रतिबंधित कानूनों का यह उल्लंघन कर रहा था। और तीसरा, राज्य विहीन या फिर धोखाधड़ी से ध्वजांकित पोत सिद्धांत था। यानी कि यह पहले बिना मतलब नाम चेंज किया था, या फिर जो है कि एक तरीके से कहा जाए तो वही जो तस्करी करने वाला काम है उसके जुर्म में इसको जो है कि गिरफ्तार किया गया। यानी कि पहले बिना किसी झंडे के था और बाद में इसने खुद को रसिया का डिक्लेयर किया। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने तर्क दिया कि धोखाधड़ी से ध्वज राज्य का संरक्षण समाप्त हो जाता है। यानी कि जब कोई धोखाधड़ी करके यहां पर नाम चेंज करता है, झंडा चेंज करता है, तो ध्वज राज्य का जो संरक्षण प्राप्त है वो यहां पर समाप्त हो जाता है। दूसरा, प्रतिबंधों के उल्लंघन से अमेरिकी जल क्षेत्र से बाहर भी जब्ती की जा सकती है। यानी कि अगर अमेरिका ने किसी के ऊपर सैंक्शन लगाया हुआ है और कोई उसका उल्लंघन करता है, तो अमेरिका सिर्फ अपने ही जो जल क्षेत्र है उसके अंदर ही किसी की जब्ती नहीं कर सकता है, बल्कि वो दुनिया में कहीं पर भी जाकर यहां पर जब्ती कर सकता है, क्योंकि इस समय सबसे पावरफुल है। इसका यह तर्क था। और अंतरराष्ट्रीय कानून अवैध व्यापार में लगे पोतों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति देते हैं। यानी कि तीसरा इनका तर्क यह है कि देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय कानून भी है वह भी यह कहता है कि अवैध तरीके से जो भी यहां पर होता है उसके खिलाफ यहां पर कार्रवाई करने की अनुमति है। तो यह जो है तर्क यहां पर अमेरिका दे रहा है। आपको यह भी बता दें कि जो यहाँ पर शिप को ले जा रहे थे, जो वहां पर स्टाफ थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और हो सकता है कि उन्हें सजा मिले, जेल वगैरह भी यहाँ पर हो सकती है। अब बात करें कि रूस की प्रतिक्रिया और आपत्ति क्या है। अब
जब रूस का तेल यहाँ पर उसका फ्लैग था, उसका जहाज था, और उसको जब यहाँ पर अमेरिका ने कब्जा किया तो उसकी तो प्रतिक्रिया आनी यहाँ पर सामान्य बात थी। तो देखिए यहाँ पर मॉस्को का क्या रुख है, तो रूस ने इस जब्ती की कड़ी यहाँ पर निंदा की है और निंदा करते हुए कहा है कि यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय समुद्र कानून के तहत अवैध है। वहीं यह अमेरिका ने समुद्री डकैती की है, यानी कि जिस तरह समुद्री डकैत यहाँ पर किसी माल को लूट लेते हैं उसी तरीके से इसने भी यहाँ पर लूटने का काम किया है, समुद्री डकैती का काम किया है। अमेरिकी सैनिकों द्वारा जहाज पर चढ़ने के बाद रूस से उसका संपर्क टूट गया, यानी कि रसिया ने कहा है कि उसका तब तक संपर्क था उससे जब तक कि अमेरिका के जो सैनिक हैं वो वहां पर नहीं पहुंचे थे, उस जहाज के ऊपर लैंड नहीं हुए थे। तो जनरली ये होना ही था कि जब वो यहां पर पहुंचे होंगे तो उन्होंने इसको बंद करा दिया होगा, इसका जो ट्रांसपॉन्डर रहा होगा, तो उसके बाद इसका कनेक्शन टूट ही जाना था। अब साथियों रूसी सांसदों ने चेतावनी दी है कि इस जब्ती से एक खतरनाक मिसाल कायम हो सकती है और इसके बदले में रूस भी यहां पर कार्रवाई कर सकता है। साथियों एक चीज और यहां पर सामने निकल कर आई, क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी, कि यहां पर जो यह शिप था इसको एक तरीके से कहा जाए प्रोटेक्ट करने के लिए रशिया ने यहां पर सबमरीन जो है कि डिप्लॉय किया हुआ था कि यह इसको प्रोटेक्ट करे। हो सकता है कि उसने यहां से यहां तक तो प्रोटेक्ट किया होगा और जब यहां तक प्रोटेक्ट करके जब ये इधर निकल गया होगा तो इन्होंने सोचा होगा कि अब तो ये अमेरिका से जो है कि अमेरिकी की जो टेरिटरी थी उससे दूर चला गया है, तो अब तो हम यहाँ पर ये सेफली जो है कि अब अपने जगह पर पहुंच ही जाएगा, अब कौन डिस्टरबेंस करेगा। तो हो सकता है ये यहां से निकल गया हो। ठीक है, अब बात करें कि अमेरिका वेनेजुएला के व्यापक संबंध जो संघर्ष है उनके संबंधों की, तो देखिए टैंकर की जब्ती कोई अकेली घटना नहीं थी। इसके बाद जो है कि क्या घटनाएं घटी आप सभी लोगों को पता है। वेनेजुएला में अमेरिका की सीधी सैन्य कार्रवाई हुई। 1 तारीख को ये 7 तारीख को ये यहाँ पर क्या कहते हैं कब्जा किया गया था, लेकिन उसके पीछे क्या हुआ कि यहाँ पर ये इसको भी ट्रैक कर रहे थे, इसको जो शिप जा रहा था, और साथ ही यहाँ पर अमेरिका की जो सेना है वो वेनेजुएला के ऊपर कार्रवाई कर रही थी। निकोलस की गिरफ्तारी हो गई, इनको लेकर यहाँ पर चला गया और जो पूरा वेनेजुएला का तेल भंडार है वो अमेरिका के अधीन आ गया, ऐसा अमेरिका ने कह भी दिया है। साथियों टैंकर की यह जब्ती वेनेजुएला के तेल निर्यात की बुनियादी ढांचों को जमीनी और समुद्री दोनों पर ही नष्ट करने का व्यापक अभियान का यह यहाँ पर हिस्सा है। अब बात करें कि जो दूसरा टैंकर है उसको जो जब्त किया गया यहाँ पर, मतलब सिर्फ ये एक इसी टैंकर को जब्त नहीं किया गया, एक और टैंकर है जिसको कि यहाँ पर जब्त किया गया। उसी दिन अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल से जुड़ा एक और टैंकर जब्त किया। इस जहाज को स्टेटलेस बताया गया है, यानी कि इस पर किसी भी देश का झंडा नहीं है, कोई देश इस पर क्लेम नहीं कर रहा है कि यह हमारा है। ठीक है, यह अभी प्रतिबंधों से बचने के लिए उसी तरीके से जिस तरीके से यह रसिया वाला शिप चल रहा था उसी तरीके से यह भी यहाँ पर चल रहा था। साथियों यह एक सुनियोजित समुद्री परिवर्तन अभियान का संकेत देता है, न कि किसी एक बार की कार्रवाई का। अब बात करें कि वैश्विक तेल बाजारों पर इसकी क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, तो देखिए आपूर्ति संबंधी चिंताएं यहां पर निकल कर आती हैं कि अगर वेनेजुएला के पास आप सभी को पता है दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडारण है, और जब उसके यहां से एक तेल नहीं जाएगा तो दुनिया में जो क्रूड ऑयल है उसकी कमी होगी और फिर तेलों के दाम यहां पर महंगे होंगे, साथ ही मूल्य की अस्थिरता होगी, तेल के दाम महंगे होंगे और रणनीतिक विरोधाभास भी, यानी कि टैंकरों को जब्त करते हुए अमेरिका ने यह भी संकेत दे दिया कि अमेरिकी नियंत्रण वाले वेनेजुएला के तेल के आयात करने की तत्परता, मादुरो से तेल राजस्व को दूर करने की इच्छा, यह सारी चीजें यहां पर अमेरिका ने स्पष्ट कर दी है कि हम जो चाहते हैं वो ही यहां पर होगा। साथियों इसके साथ अब जो मेन मुद्दा था आप सभी लोग को पता है, ड्रग्स का तो सिर्फ बहाना था, कहीं और निशाना था, तेल पर निशाना था। तो उसी तरीके से अब यहां पर न्यूज निकल कर आ रही है कि वेनेजुएला ने, ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला उनको 50 मिलियन बैरल्स का जो है तेल हैंड ओवर करने की, यानी कि निकालेगा अमेरिका, बेचेगा उसको अमेरिका, जो प्रॉफिट होगा वो कमाएगा अमेरिका, और कुछ दाने जो है यानी कि कुछ उसमें से पैसे, चंद पैसे उठाकर दे देगा वेनेजुएला को। तो अमेरिका को जो चाहिए था वो अब एक तरीके से मिल रहा है। यहां पर जो 50 मिलियन बैरल तेल जो है
वेनेजुएला ने इनको देने के लिए कह दिया है। तो ये जो मेन चाल थी वो यहीं पर थी अमेरिका की। अब बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है इस पर क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून है क्या, तो देखिए इस घटना ने वैश्विक बहस को तेज कर दिया है कि जो सैंक्शन है, क्या सैंक्शन का अर्थ यह हो गया है कि जो मतलब अमेरिका सैंक्शन लगा दिया जिस क्षेत्र के ऊपर, तो वो पूरी दुनिया को ही मानना होगा। यानी कि अगर अमेरिका ने कह दिया कि वेनेजुएला के ऊपर वो सैंक्शन लगाता है, तो क्या पूरी दुनिया जो है कि उसको अपराधी मान ले? सबका अपना अलग अलग नजरिया होता है। तो ये फोर्सफुली जो है कि एक तरीके से कहकर कहा जा रहा है कि आप सबको मानना होगा। तो क्या यह उचित है? या फिर जो मेरिटेनियन लॉ है कि कहां से कहां तक जो है कि आप किसी भी दुनिया के कहीं भी जल क्षेत्र में जाकर आप इस तरीके की जब्ती क्या कर सकते हैं, इस पर भी सवाल उठ रहा है। इस तरीके से तो फिर रसिया भी करने लगेगा और फिर चाइना भी करने लगेगा, क्योंकि यह लोग भी कम नहीं है यहाँ पर। साथियों, इसके बाद जो फ्लैग स्टेट राइट्स हैं, इनको भी लेकर जो है कि कन्फ्लिक्ट यहां पर स्टार्ट हो गया है, लोगों में यहां पर बहस तेज हो गई है। ठीक है, आप लोगों का इस पर अपना क्या कहना है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपने छोटे भाई को प्यार दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके से किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।